गौरव चंद्रा यूट्यूब चैनल फॉग एंड शर्म से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस स्थल पर खड़ा हूं, ये पूरा विश्व का एक धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय। मैं इसके बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। हम आज जिस जगह पर खड़े हैं, ये इस विद्यालय का मुख्य द्वार हुआ करता था और अब ये इसका एक अवशेष बचा हुआ है। एक खुदाई द्वारा जो निकला है उसी का ये अवशेष बचा हुआ है, जिसको लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं ये नालंदा का उस वक्त बहुत ही विशेष स्थल रहा, जिसके कारण पूरा नालंदा आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये घटना आज की नहीं, आज से लगभग 1600 साल पहले की है, जब हमारे यहाँ शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा प्रचारक के रूप में भगवान गौतम बुद्ध और उनके जैसे कई शिष्य उन्होंने यहाँ पर अपना कदम रखा और धीरे धीरे इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। इस विश्वविद्यालय के निर्माण में हमारे कुछ राजाओं का सहयोग से ही ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय का निर्माण हो पाया था, जिसमें विशेष प्रकार की सुविधाएं विद्यार्थियों को दिया जाता था। और जो भी विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर निकलते थे वो काबिल और एक सच्चा इंसान हुआ करते थे। और उस वक्त इस विद्यालय का एक नाम था और पूरे विश्व का ये इकलौता विश्वविद्यालय उस वक्त का था जो अपने में एक अलग पहचान रखा था। मैं उस विद्यालय की अभी मुख्य गेट के सामने हूँ। मैं आपको वहाँ से अंदर लेके चल रहा हूँ। अगर आप इस विद्यालय में कभी आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं आए हैं तो यहाँ तक आप जरूर पहुँचे। मैं इस क्षेत्र में आपको तमाम इस विद्यालय की चर्चा करूँगा अंदर जाकर। अब मैं इस विद्यालय के प्रांगण के अंदर आ चुका हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ इस पूरे विश्वविद्यालय का एक बहुत ही बड़ा रूप है। सामने देख रहे हैं वो एक एरिया है जहाँ से लोग अंदर की ओर जाते थे। वो सारी व्यवस्था अंदर है। बच्चों को पढ़ने का जो व्यवस्था दिया जाता था, वहाँ जो पूजा स्थल था, जो मेडिटेशन स्थल था, वो सारा कुछ अंदर है। मैं उसको अपने वीडियो में कवर करके मैं आपको सारा दिखाऊंगा। और ये बिहार है। बिहार का मतलब ये वो जगह है जहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्वरूप दिया गया था, एक प्रांगण बनाया गया था, जिस प्रांगण में लगभग 32 कमरे हुआ करते थे। और एक बहुत ही यूनिक घटना है। इस घटना पर मैं चर्चा करूंगा। ये विश्वविद्यालय कैसे बना और कैसे बर्बाद हुआ। तो इस जगह पर अभी हम खड़ा हैं, आप हमें देख पा रहे हैं। पीछे एक सुंदर सा नज़ारा है। ये सारी स्तूप के नाम से ये प्रसिद्ध है। इस विश्वविद्यालय की सबसे जो खूबसूरत, सबसे भव्य जो मंदिर है यही, क्योंकि यही वो मंदिर है जिसके कारण ये पूरा कॉलेज का निर्माण हुआ, पूरे विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। क्योंकि ये जो मंदिर है, ये मंदिर सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। और विद्यालय के निर्माण में 3 राजाओं का मुख्यतः हाथ है। एक गुप्त वंश के थे जिनका नाम था कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने 5वीं सदी में इसका फर्स्ट फ्लोर बनाए थे। और दूसरा थे कन्नौज के राजा थे जिनका नाम था हर्षवर्धन, है ना, वो इसके दूसरे तल्ले का निर्माण किए थे। और तीसरा जो बंगाल के राजा थे उनका नाम था देवपाल। ये 3 राजा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यहाँ एक बिल्डिंग का जो डिपार्टमेंट था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आप ये इस तरफ देखेंगे, आप इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारा बिल्डिंग्स का एक निर्माण दिखाई देगा। ये हमारे विद्यार्थियों के पढ़ने का क्षेत्र था। और इसके सेकेंड एरिया में जो आप देख रहे हैं, ये विद्यार्थियों के लिए मेडिटेशन का एक एरिया हुआ करता था, क्योंकि ये विद्यालय मुख्यतः बुद्धिस्ट का था और यहाँ मेडिटेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। तो मेरे हिसाब से इस पूरे विद्यालय को 2 डिपार्टमेंट में बांटा गया था। पहला, जहाँ बच्चों को, विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता था, वो क्षेत्र है। मैं उसके अंदर भी जाकर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। और सेकेंड, ये क्षेत्र है जहाँ बहुत सारा मंदिर का निर्माण किया गया था, जहाँ बच्चे मेडिटेशन के लिए आते थे। और मैं इस क्षेत्र के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा। मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ, आप पीछे जो मंदिर आप देख, आप इंटरनेट पर या बुक में जो भी चित्र देखते हैं, आप इसी खंडर को देखते हैं, इसी चित्र को देखते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब मैं जहाँ आपको लेके जा रहा हूँ, ये इस विद्यालय का बिहार संख्या पहला है। इस तरह के यहाँ पे 11 बिहार संख्या है। बिहार संख्या का मतलब है जहाँ बच्चों की शिक्षा दिया जाता था, जहाँ बच्चों के लिए स्पेशल कमरा था, और जहाँ पे हमारे जो उस वक्त के गुरु थे, शिक्षक थे, आचार्य थे, जिनके माध्यम से लोगों को शिक्षा दिया जाता था, बच्चों को शिक्षा दिया जाता है ना। इस तरह के यहाँ पे 11 बिहार बनाया गया है, आप देख पा रहे होंगे।
ये पूरे क्षेत्र को आप देख पा रहे हैं। ये हमारा बच्चों को रहने के लिए, विद्यार्थियों को रहने के लिए उस वक्त कमरे का निर्माण कराया गया था। बहुत ही यूनिक कमरा है, इसके बारे में मैं चर्चा आपसे करूंगा। लेकिन पहले मैं उस स्थल पर जाऊंगा जहां पर हमारे विद्यार्थियों को पूर्ण ज्ञान दिया जाता था। और यहाँ पर 11 विहार था, लेकिन हर विहार का अलग अलग सब्जेक्ट का, ये अलग अलग क्लास है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बनाए। इस विहार के अंदर जाने का एक रास्ता है जहाँ दोनों तरफ द्वारपाल हुआ करते थे और इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को दिया जाता था। जैसे आप मुझे जहाँ देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा ये प्रांगण है। ये वही प्रांगण है जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। हमारे आचार्य जो होते थे वो सामने एक देख रहे हैं, ये स्पीच देने के लिए एक स्टेज के जैसा बनाया हुआ करता था और हर विषय का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। अगर यहाँ कोई विशेष सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है तो उसके बगल का बिहार में कोई और सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक प्रांगण जो ये चारों तरफ दिखाया जा रहा है, इसमें लगभग 32 कमरे होते थे और 32 कमरे सेम साइज, एक ही जैसा होता था और सब में एक सुविधा होती थी। आप प्रत्येक कमरे के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा। उससे पहले मैं इस प्रांगण के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रांगण, अंदर आइए आप कमरे से। इस प्रांगण के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर शो किया गया है 1 तल्ला, 2 तल्ला और 3 तल्ला। ये जो दिखाया जा रहा है, ये हमें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि ये जो बिहार था, ये जो पूरा विश्वविद्यालय था, वो 3 तल्ले में बनाया गया था। और मैं ये पहले जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि ये उस वक्त की विश्व की पहली विश्वविद्यालय थी। ये इसका निर्माण 5वीं सदी में स्टार्ट हो चुका था और इसका जो अंत रहा वो 12वीं शताब्दी में 1193 के आसपास किया गया था। मैं उस पर फिर से एक बार चर्चा करूँगा, लेकिन यहाँ पहले मैं इस पूरे प्रांगण का चर्चा मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। आप सामने एक कुआं देख रहे हैं। जब बच्चे को यहाँ पानी की प्रॉब्लम होती थी, कुआं से उन्हें पानी पीने का व्यवस्था दिया जाता था। ये जो एक निर्माण देख रहे हैं, ये बाद में इसमें जोड़ा गया था। ये एक चूल्हा है जिसमें लकड़ी डालने के बाद बहुत जल्द ही कुछ पक पाता था। इस तरह का एक व्यवस्था दिया गया था। ये वो स्थल है जहाँ से हमारे आचार्य, लेक्चरर जिनको कहिए, वो अपनी बातों को रखते थे और ये पूरा प्रांगण में स्टूडेंट बैठकर विद्यार्थी ज्ञान को प्राप्त करते थे। और ये प्रत्येक कमरे में इस तरह का एक व्यवस्था बनाया गया था उस वक्त के इंजीनियरों के द्वारा कि अगर कोई विद्यार्थी, मान लीजिए कोई विद्यार्थी बीमार है, वो प्रांगण तक नहीं आ पा रहा है, तो उसके कमरे तक वो आवाज़ क्लियर जाता था। उसके कमरे में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था, इसको जैसा था, वो आवाज़ गूंजती थी और उस कमरे तक स्पष्ट आवाज़ जाती थी। मैं उस कमरे के बारे में मैं आपके साथ थोड़ा चर्चा करूँगा। आप अंदर आएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुझे मैं आज से लगभग 1600 साल पहले बना एक ऐसा निर्माण, एक ऐसा कमरा जिसके अंदर मैं आपको लेके चलूँगा। अभी ये कमरा की एक बनावट है, लगभग 8 बाई 8 फीट की है ये कमरा और इसमें एक सुंदर सा दिया रखने के लिए यहाँ घी का दीपक रखा करते थे। जब ऐसे तो यहाँ लाइट का जो व्यवस्था था, कुछ ऐसा व्यवस्था बना हुआ था कि यहाँ प्रकाश की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन कभी कभी बरसात हो या फिर अमावस्या की रात हो, उस वक्त जब अंधकार होता था तो उस वक्त बिजली नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, उस वक्त यहाँ पे घी के दिया जलाया जाता था और ये पूरा प्रकाशमय हुआ करता था। इस कमरे से जब हम बाहर निकलेंगे धीरे धीरे और इसकी खूबसूरती पर एक और चर्चा करेंगे। इसका जो दीवार का मोटाई देखते हैं, इस दीवार की मोटाई में एक और खासियत है। खासियत ये है कि ये भूकंप विरोधी है। चाहे जितना भी भूकंप आ जाए, इसे कुछ नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ इको जैसा काम करता था, इको सिस्टम जैसा एक बनाया गया था, एक निर्माण बनाया गया था उस वक्त के इंजीनियरों के द्वारा कि जब भी अगर हमारे गुरु सामने कुछ बात को रख रहे हैं, अगर कोई विद्यार्थी का बीमार है, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो रूम में बैठे सोए उनकी सारी बातों को सुन सकते हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ 32 कमरे बनाए गए हैं और ये 32 कमरे को इस हॉल से जोड़ा गया है, जहां हमारे आचार्य अपनी स्पीच को रखते थे, अपने लेक्चर को रखते थे। और यहाँ एक उस वक्त काठ का दरवाजा हुआ करता था और उस हिसाब से ये रूम हमारा सेपरेट रहता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ यहाँ के विद्यार्थी अपने मेडिटेशन के लिए, पूजा स्थल के लिए
पूजा करने के लिए इस क्षेत्र में आते थे। ये एक मंदिर का प्रांगण है और आप जितना भी यहाँ पे छोटा छोटा जो ये भाग देख रहे हैं, कुछ पिंड के जैसा, कुछ दीवार के जैसे जो बना हुआ है, ये सारे दीवारों पर पुराना भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हुआ करती थी। ये सारी मूर्तियाँ यहाँ से उठाकर इसके बगल जो नालंदा म्यूजियम है उसमें रखा गया है। आप कमलेश जी मेरे पास आएंगे, आप सामने रखिए एक कुर्सी पर जो स्टोन की बनी है, पत्थर की बनी हुई है, उस पर फोकस करेंगे। ये वो कुर्सी है जो हमारे 11 बिहार जिसमें चर्चा कर रहा था, जहाँ बच्चों की पढ़ाई किया जाता था, कराया जाता था आचार्यों द्वारा। ये वहाँ के मेन स्थल जहाँ आचार्य बैठते थे, ये कुर्सी वहाँ लगाया जाता था। लगभग बिहारों में ये कुर्सी टूट चुकी है, उन्हीं में से एक को बचाकर यहाँ रखा गया है ताकि हम लोग उसको देख पाएँ, इस पर चर्चा कर पाएँ। और ये सामने बहुत खूबसूरत मंदिर हुआ करता था। हर मंदिर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लगभग 14 मंदिर का मैंने चर्चा किया और लगभग 11 बिहारों का चर्चा किया। ये पूर्णतः बुद्ध का एक स्थान है और बुद्ध से प्रेरित होकर ये स्थान को बनाया गया था। और ये घटना 1193 की है। बहुत शर्मनाक ये बात है कि इस विशालमय विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया है। एक बहुत ही रोचक घटना है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को इस नालंदा का जो विकास था वो देखा नहीं गया, यहाँ के लोगों का विकास देखा नहीं गया और एक ज्वलन, एक जलन की भावना में यहाँ पे उसने आग लगाने का ऑर्डर दिया। और कहा जाता है यहाँ का जो पुस्तकालय था, मैं पुस्तकालय की चर्चा करना भूल गया, यहाँ का पुस्तकालय 9 मंजिला हुआ करता था और 9 मंजिला में लगभग 3 लाख किताबें भरी हुई थी। और जब आग लगाया गया था तो वो किताबें लगभग 6 माह तक जलती रही। इसका रीज़न क्या है मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन ये जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ हमारे नालंदा के साथ, क्योंकि ये इकलौता उस वक्त का विश्वविद्यालय था जहाँ विदेशों से बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक व्यवस्था बनाया गया था, यहाँ हर बच्चा आकर पढ़ सकता था। एक एंट्रांस का व्यवस्था दिया गया था कि आप 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर आप 3 क्वेश्चन आप उसमें देने में सक्षम हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाता था। पढ़ना, रहना, खाना सारा मुफ्त दिया जाता था हमारे इस नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से। और ये जो इसका जो भरण पोषण हुआ करता था, यहाँ के आसपास के लगभग 200 गाँवों से यहाँ के लोकल राजा एक टैक्स कहिए वहाँ से लिया करते थे और तमाम व्यवस्था को चलाया करते थे। इसके साथ साथ यहाँ लगभग 10,000 बच्चे पढ़ाई करते थे और लगभग 2,000 हमारे आचार्य भी थे जो उन लोगों को शिक्षित करते थे। तो मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय के बीच खड़ा हूँ जो हमारा भारत का नहीं, वो पूरे विश्व का धरोहर बन चुका है और मैं खुश हूँ। मैं अपने आप पर गर्व कर रहा हूँ कि मैं भी गौरव चंद्रा, मैं भी इसी नालंदा की धरती से हूँ और मैं आज इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी दे पा रहा हूँ। क्या हुआ है, मंदिर संख्या 12 के समान यह मंदिर भी पूर्वाभिमुखी है। इसका मतलब है कि इससे पहले हम लोग 12 मंदिर तक देख चुके हैं, ये 13वां मंदिर है। और इसके बारे में बताया जा रहा है ये एक ऊंचे चबूतरे पर है जो मध्य भाग में गर्भगृह, उसके सामने मंडप है तथा चारों ओर प्रदक्षी पथ से युक्त है। मतलब इसके बारे में जानकारी हमें दे रहा है। मैं अब इसके बारे में आपको बताऊंगा और डायरेक्ट हम लोग मंदिर के पास ही चलेंगे। इसके गर्भगृह में एक ऊंचे पीठासन पर भगवान बुद्ध का विशालकाय का गच्छ प्रतिमा स्थापित थी, ऐसा यहाँ चिन्ह देखने के लिए मिला है। मैं आपको उसके दर्शन करवाऊंगा। हम लोग चले धीरे धीरे मंदिर की ओर। आप देख पा रहे होंगे ये आज से लगभग 1600 साल पहले निर्मित ये विश्वविद्यालय का बहुत ही भव्य रूप। आप चारों तरफ से विद्यालय का एक रूप दिखाएंगे कमलेश जी। ये विद्यालय का बहुत ही भव्य रूप है। सामने आ रहे हैं एक बहुत ही विशाल चबूतरे पर एक मंदिर बनाया गया है जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा जहाँ स्थापित थी, ऐसा खुदाई में आपसे मंदिर का गर्भगृह में आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ लगी हुई थी, ऐसा पाया गया है खुदाई में। आप देख पा रहे हैं हम लोग उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ भगवान बुद्ध की एक मूर्ति तो नहीं है पर ऐसा एक संरचना है जहाँ लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रतिमा लगाया गया था जो बैठे थे। और आपको देखकर एक चर्चा जो मैं आपसे बार बार कर रहा था कि यहाँ की दीवारों में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जहाँ इक्को जैसा आवाज़ आता था
इको सिस्टम जैसा आवाज़ आता है। आप मेरी आवाज़ को बार बार आप भी सुन पा रहे होंगे। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, वहाँ दीवारों से रिटर्निंग एक आवाज़ आ रहा है। पूरा वक्त कहिए उस वक्त नालंदा का, ये 1193 की घटना है जब बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे बर्बाद किया गया था। मैं तमाम नालंदा वासियों के लिए बहुत दुख प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये नालंदा हमारा धरोहर था। अगर ये विश्व में इतना कुछ था तो हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ था। हम लोग इसके नाम से गर्व अपने आप को महसूस करते हैं। तो मैं इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा घटना मैं आपको बताऊंगा कि कहा जाता है कि वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को बर्बाद किया, कहीं ना कहीं उसे इस नालंदा का शिक्षा केंद्र से कहीं ना कहीं इस नालंदा के लोगों से नफरत हो गया था। क्योंकि कहा जाता है कि एक बार उस बख्तियार खिलजी का तबीयत बहुत जोरों से खराब हुआ, वो बीमार था। उसके साथ आए उसके तमाम डॉक्टर, तमाम हकीम सारे फेल हो चुके थे। तब उन्हें किन्हीं के सलाह पर नालंदा के एक प्रसिद्ध विद्यार्थी आचार्य राहुल, जिनके माध्यम से उनका उपचार करवाना था, लेकिन उन्होंने उनके साथ ये शर्त रखा कि मैं कोई भी हिंदुस्तानी पद्धति के द्वारा मैं अपने आप को इलाज नहीं करवाऊंगा। और ये भी शर्त रखा गया कि अगर मुझे नहीं बचाया गया तो मैं आचार्य राहुल को मरवा दूंगा या मार दूंगा। पर राहुल इसे एक्सेप्ट किए। उस वक्त के महान औषधिकार में महान विद्यार्थियों में एक थे राहुल। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और कहा जाता है वो एक पुस्तक का निर्माण किए, और मतलब कुरान ही दिया गया, और उस पुस्तक के पन्नों पर कुछ ऐसा दवाई छिड़क दिया गया जिसके कारण जब जब बख्तियार खिलजी उस कुरान किताब को पढ़े हैं, अपने उंगली और अपने जीभ का प्रयोग किए, अपने थूकों का प्रयोग किए हैं, और उस कारण उनकी मौत होने से बच गई। ऐसे लोग जिन्हें ये नालंदा विश्वविद्यालय मौत के मुंह से बचाया, और वो बख्तियार खिलजी इस नालंदा के विनाशकारक के रूप में शामिल हुए, और वो 1193 में इस विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इतना से भी जब वो संतुष्ट नहीं हुआ तो यहाँ के तमाम विद्यार्थियों, लगभग 10,000 विद्यार्थी, 2,000 आचार्य गुरुओं को हत्या करवा दिया गया था। ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का, और इस तरीके से हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हुआ, और ये बहुत दुखद घटना हुआ हमारे नालंदा के लिए। और ऐसे लोग बख्तियार खिलजी, जिन्हें भगवान ही जाने क्या करना था। धन्यवाद।